2023 विजन आईएएस मंथली मैगजीन अप्रैल 2023 उसमें हम पढ़ रहे हैं कल्चर और संस्कृति के मुद्दे जो अप्रैल 2023 में चर्चा में रही। पहला मुद्दा, उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन हायर एजुकेशन। सुर्खियों में क्यों है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन जो है उसने स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएशन यूजी जो है उसने और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यूजी और पीजी यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर जो है उसमें यूजीसी ने यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसने पाठ्यक्रमों के लिए उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराओं को शामिल करने के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है उस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। यूजीसी ने यूजी और पीजी के उच्चतर शिक्षा में जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं उसको शामिल करने के लिए। अन्य संबंधित प्रावधान बताएं तो 2020 में शिक्षा मंत्रालय के तहत आईकेएस यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा की डिवीजन की स्थापना की गई थी 2020 में शिक्षा मंत्रालय के तहत। उसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका प्रसार करना था। इसके अलावा इसके संबंधित अन्य प्रावधान अन्य बातें देखें तो राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के हाल ही में जारी अंतिम संस्करण में भी भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेषज्ञता को जोड़ा गया। इसके अलावा दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं, तो दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा की क्रेडिट पाठ्यक्रम देखें तो उसमें यूजी और पीजी के छात्रों को इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि आईकेएस में क्रेडिट पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कुल अनिवार्य क्रेडिट का कम से कम 5% है। दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं में दूसरी विशेषता ये है कि आईकेएस को आवंटित किए गए क्रेडिट का कम से कम 50% प्रमुख विषय से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा प्रामाणिक स्रोतों पर बल, मतलब यह है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस को प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होना चाहिए, जैसे स्रोत ग्रंथ, इसके अलावा ऐतिहासिक वृत्तांत, इसके अलावा अभिलेख। बात करते हैं निरंतरता पर ध्यान देने की, तो पाठ्यक्रम सामग्री की डिजाइन में प्राचीन काल से अपेक्षाकृत हाल की अवधि तक भारतीय ज्ञान परंपराओं की निरंतरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्देश क्या है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और संस्कृत के अलावा अन्य कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। अंग्रेजी नहीं हो सकती, संस्कृत नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है पाठ्यक्रमों के लिए आईकेएस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या, आईकेएस क्या है। तो आईकेएस भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित क्या इसमें शामिल है आईकेएस में, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा आईकेएस में ज्ञान के वे सभी व्यक्तिगत व्यवस्थित पहलू हैं जो प्राचीन काल से ही भारत में उच्च स्तर तक विकसित हुए हैं। इसके अलावा वे सभी परंपराएं और प्रथाएं जो भारत के विभिन्न समुदायों जनजातीय समुदायों सहित वे पीढ़ियों से विकसित परिष्कृत एवं संरक्षित हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख योगदानकर्ता की जानकारी के लिए परिशिष्ट है। अब समझते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम प्रभाग। तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम प्रभाग जो है ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी उत्पत्ति देखें तो इसे 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद यानी कि अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया सीटीई यानी कि तकनीकी शिक्षा परिषद, काउंसिल ऑफ टेक्निकल शिक्षा एजुकेशन, ऑल इंडियन कमीशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE इसके अंतर्गत यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है उस काउंसिल के अंतर्गत नवाचार प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा यानी कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम प्रभाग जो है उसके अंतर्गत।
विजन की बात करें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को सभी पहलुओं पर अंतर विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना उसमें उसका विजन है। इसके अलावा IKS जो है भारत के भविष्य के संविधान, भविष्य के अनुसंधान और सामाजिक उपयोग के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण और प्रसार करना। बात करें इसके कार्यों की, IKS के तहत जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम प्रभाग जो है उसके अंतर्गत उसके कार्य देखें तो अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं सहित भारत और विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा IKS के संबंध में किए गए अंतर और अंतराविषयक कार्यों को सुगम बनाना और उसका समन्वय कराना। इसके अलावा इसके कार्यों में शामिल है संस्थानों, केंद्रों आदि में विषयवार अंतर विषयक अनुसंधान ग्रुप्स की स्थापना, मार्गदर्शन और निगरानी करना। इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा को लोकप्रिय बनाने की योजना बनाना, उन्हें आगे बढ़ाना, भारतीय परियोजनाओं के वित्त पोषण को सुगम बनाना, अनुसंधान के लिए तंत्र विकसित करना, IKS के प्रसार के लिए नीतिगत सिफारिशें करना, ये सब शामिल हैं। संस्कृत से अनुवाद मतलब ये है कि संस्कृत स्रोतों से ली जाने वाली तकनीक, शब्द, उद्धरण देवनागरी लिपि के साथ संस्कृत में भी अनुवाद कर दिए जाने चाहिए। बात करते हैं उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को एकीकृत करने का महत्व। तो उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को एकीकृत करने का महत्व पहला है समृद्ध विरासत का संवर्धन करना, दूसरा है भारतीय शिक्षा प्रणाली का विऔपनिवेशीकरण करना। इसके अलावा वर्तमान समय में IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा का इस्तेमाल। इसके अलावा बहुविषयक दृष्टिकोण भी हैं और सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाने में का भी एक दृष्टिकोण इसमें शामिल है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा IKS को शामिल करना, तो समृद्ध विरासत का संवर्धन करना। उदाहरण के लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अस्तित्व से पहले भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद थे। तो यानी कि समृद्ध विरासत का संवर्धन करना, ऐसे महाविद्यालय, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बनाना जिससे पूरी दुनिया के लोग जान सके भारत को। इसके अलावा भारतीय शिक्षा प्रणाली का विऔपनिवेशीकरण यानी कि शिक्षा प्रणाली की औपनिवेशिक जड़ों ने हमारे औपनिवेशिक विचारों की संरचना और आधार को समझाने में बाधा के रूप में कार्य किया है। IKS को एकीकृत करने से भावी अनुसंधान और सामाजिक इस्तेमाल के लिए IKS के संरक्षण तथा प्रसार में सहायता मिलेगी। इसके अलावा वर्तमान समय में IKS का इस्तेमाल मतलब है कि आयुर्वेद के ज्ञान, प्राचीन काल में जहाज़ों के निर्माण का ज्ञान, विमान के ज्ञान, सिंधु घाटी के शहरों की स्थापत्य कला के ज्ञान, प्राचीन भारत में राजनीतिक विज्ञान आदि की वर्तमान विश्व में भी अनुसरण किया जाता है। तो IKS का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है। तो IKS दुनिया को काम करने का भारतीय तरीका सिखा सकता है। इसके अलावा बहुविषयक विषय देखें तो IKS की बहुविषयक यानी कि अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति छात्रों को समझ को बढ़ाएगी और साथ ही जीवन को चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप प्रदान करेगी। दुनिया की कई समस्याओं का समाधान IKS में निहित हैं। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, संधारणीय जीवन की आवश्यकता आदि IKS में शामिल हैं। इसके अलावा देखें तो सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाना मतलब है कि सांस्कृतिक लोकाचार के करीब जो है भारतीय ज्ञान परंपरा यानी IKS को लाएं। तो भारतीय पारंपरिक और सामाजिक समकालीन अवधारणाओं से संपर्क में आने से इंजीनियरों को अनेक सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाया जाएगा। उससे उनके बौद्धिक ज्ञान की सीमा का विस्तार होगा और उनका आत्म परीक्षण बढ़ेगा। मतलब ये है कि पारंपरिक और सामाजिक अवधारणाओं के संपर्क में आने से इंजीनियर जो हैं उनको सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाया जाएगा। बात करते हैं निष्कर्ष की, तो ये महत्वपूर्ण है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का आलोचनात्मक और साक्ष्य आधारित तरीके से सिखाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है 2020 ये सुनिश्चित करने में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए महत्व पर बल देगी। अप्रमाणित मान्यताओं या प्रथाओं के किसी भी प्रचार से बचने के लिए IKS के वैज्ञानिक रूप से कठोर तरीके से सिखाया जाना चाहिए। बात करते हैं संस्कृति कल्चर का दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग NMCM। तो NMCM यानी नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग भारतीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन सुर्खियों में क्यों है अप्रैल 2023 में? हाल में भारत सरकार ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानचित्रण में मिशन के मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक गांवों को अनूठी विशेषताओं की पहचान करके उनका दस्तावेजीकरण किया है। मेरी गांव मेरी धरोहर के रूप में सर्वेक्षण के बारे में देखें तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य गांव, ब्लॉक, जिले को विशिष्ट बनाने हेतु नागरिकों को शामिल करके ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक पहचान को दस्तावेजीकरण करना। इसके अलावा इनका उद्देश्य जो है मेरी गांव मेरी धरोहर, इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत का दोहन करना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, ग्रामीण भारत की जो अनूठी सांस्कृतिक विरासत है उसका दोहन करना है। और इसके अलावा इसका तंत्र देखें उसके उद्देश्य के अलावा, तो तंत्र क्या है, सामान्य सेवा केंद्रों यानी कि सेवा केंद्रों के जरिए से यानी कि CSC ग्रामीण सामान्य सेवा केंद्र जो है उसके जरिए से भारत ग्राम स्तर के उद्यमी जुड़ते हैं जो स्थानीय लोगों के साथ बैठक करते हैं। इसके अलावा इन बैठकों के दौरान ग्रामवासी अपने गांव के बारे में रोचक तथ्यों पर चर्चा करते हैं जिन्हें बाद में आवेदन के जरिए से अपलोड किया जाता है। ये रोचक तथ्य गांवों में दिलचस्प स्थान, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रसिद्ध हस्तियां, त्योहार, मान्यताएं, कला एवं संस्कृति आदि शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं NMCM। तो ये NMCM क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। NMCM यानी कि नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, यानी कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, और इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो NMCM का महत्व देखें तो पहला है इससे प्राप्त व्यापक डेटाबेस का उपयोग सांस्कृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन के योजनाबद्ध तरीके के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इससे उच्च गुणवत्ता और विशाल ई-लर्निंग संसाधनों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा NMCM की वजह से कलाकारों के बीच में मौजूद डिजिटल विभाजन की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। NMCM जो है इसके तहत कलाकारों से एक मंच पर आने, स्वच्छ भारत और नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा NMCM जो है इसके योगदान के तहत ही बदले में कलाकारों और संस्थानों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो NMCM जो है वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। अब देखते हैं ऐसे गांवों के कुछ उदाहरण जिनमें NMCM यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन जो है वो चल रहा होगा। तो सिनौली जो उत्तर प्रदेश का गांव है, सिनौली एक हड़प्पा स्थल के साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्थल भी हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता से जुड़ी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए 2018 में मिली ठोस डिस्क वाली पहिया गाड़ी कुछ लोगों ने रथ के रूप में व्याख्या की है उसकी। तो ये है सिनौली उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं रैणी उत्तराखंड की, इसको चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। ये 1974 में रैणी गांव में जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, इसमें बाद में चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। बात करते हैं सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश, तो इसे शिवालिक जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ष पुराने कशेरुक जीवाणु का समृद्ध शहर है। इसके अलावा 1 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले क्षेत्र में पाए जाने वाले 6 प्रागैतिहासिक जानवरों को आदमकद फाइबर ग्लास मॉड्यूल्स इस पार्क में प्रदर्शित हैं। इसके अलावा बात करते हैं पंडरीथन जम्मू कश्मीर की, तो पंडरीथन जो है ये 4वीं सदी की कश्मीरी संत और रहस्यवादी कवयित्री लाल देन का जन्म इसी गांव में हुआ था। उन्हें लल या लालेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके लेखन को वाक भी कहा जाता है। यहाँ 8वीं सदी का एक शिव मंदिर भी है। थल सेना की चिनार कोपर्स द्वारा इसका कायाकल्प जो है किया गया और साथ ही सेना ही इसका प्रमुख संरक्षण करती है। बात करते हैं विष्णुई राजस्थान की, तो प्रकृति के साथ सद्भावना तरीके से रहने के कारण ये गांव एक केस स्टडी का विषय रहा है। ग्रामीण जो है 29 यानी कि 20 और 9 सिद्धांतों को एक सेट के रूप में पालन करते हैं, जिसमें जानवरों की सुरक्षा और पेड़ों के संरक्षण से संबंधित मापदंड। तो ये हैं विष्णुई राजस्थान।
तो ये हमने पढ़े कुछ ऐसे गाँवों के उदाहरण, और इन उदाहरणों के तहत से हमने कुछ चीज़ों को समझा। अब हम बात करते हैं NMCM के बारे में। मतलब ये है कि NMCM जो है क्या है, कब शुरू किया गया। NMCM की शुरुआत 2017 में हुई। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। मिशन के लक्ष्य देखें तो समृद्ध भारत कला और सांस्कृतिक विरासत की संरचनाओं को संरक्षित करना। इसके अलावा देश के विशाल और व्यापक सांस्कृतिक कैनवास की वस्तु सांस्कृतिक मानचित्रण में परिवर्तित करना। इसके अलावा कलाकार समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तंत्र तैयार करना। इसके अलावा देश भर में उनका मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता को निर्माण करना शामिल। संस्थाएं देखें तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा NMCM को स्वचालित संचालित करने के लिए CSC तो ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को सौंपा है CSC। इस मिशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA के मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तो इंदिरा गांधी नेशनल कला, यानी कि क्या कह सकते हैं, कला को इंग्लिश में C से है और केंद्र कहते हैं भाई सेंटर ऑफ कला को कहते हैं आर्ट, तो सेंटर ऑफ आर्ट। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसके मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है। व्यापक स्तर पर मिशन के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नानुसार हैं। पहला, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अभियान। दूसरा, राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभा खोज रहे हैं, स्काउटिंग कार्यक्रम, इसके अलावा ये सब हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल यानी कि NCWP। तो बात करते हैं सबसे पहले उद्देश्यों की। तो इसके पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अधिनियम। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत के बारे में स्थानीय लोगों के बीच में जागरूकता का प्रसार करता है। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभा खोज स्काउटिंग कार्यक्रम, यानी इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक प्रतिभाओं को खोज अभियान में किसी भी प्रतिभा की खोज के साथ साथ पारंपरिक प्रतिभाओं की भी खोज में करने में प्रयास करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल NCWP, राष्ट्रीय नेशनल कार्यस्थल वर्क प्लेस, तो नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस NCWP यानी कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल, ये पूरी तरह से सुसज्जित एक ऐसा सांस्कृतिक पोर्टल जो कलाकारों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और संस्कृति मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के लिए साझे संवेदनशील के रूप में कार्य करेगा। निष्कर्ष देखें तो एक बेहतर तरीके से चित्रित, प्रलेखित, डिजाइन रूप किए गए डेटाबेस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इस ज़रूरत को न केवल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए बल्कि प्रदर्शन को कलाकारों के आजीविकाओं के साधन से करने और उनकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में भी मदद मिलेगी। बात करते हैं अगर राजा रवि वर्मा की, तो राजा रवि वर्मा कौन थे, देखिए सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में राजा रवि वर्मा की 175वीं जयंती मनाई गई। तो राजा रवि वर्मा देख लेना। राजा रवि वर्मा के बारे में बताएं तो ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट यानी कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं। राजा रवि वर्मा वे अपनी चित्रकला और कैनवास पर रंगों के इस्तेमाल से बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने यूरोपीय तकनीक का इस्तेमाल कर भारतीय विषय वस्तु अपनी चित्रकारी में मुख्य स्थान दिया है। जन्म तिथि देखें तो 1848 में इनका जन्म है और जन्म स्थान देखें तो केरल में त्रावणकोर जो है उसमें किलीमानूर करके गाँव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और मृत्यु तिथि देखें तो 1906 में, 1848 में जन्म हुआ, 1906 में इनकी डेथ हो गई। व्यवसाय देखें तो चित्रकार और कलाकार थे। इसके अलावा पेंटिंग्स का वर्गीकरण यानी कि व्यक्ति चित्र, मानवीय आकृतियों वाले चित्र और भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र। इसके अलावा गुरु
आलागिरी नायडू जो हैं इनके गुरु हैं। वो वाइट कलर पेंटिंग यानी कि जल रंग चित्रकला, इसके अलावा थियोडर जैसन यानी कि ऑयल पेंटिंग तकनीक वाली तेल रंग चित्रकला का प्रयोग करते थे। पुरस्कार देखें तो केसरे हिंद स्वर्ण पदक 1904 में इनको मिल चुका है रवि वर्मा को। इसके अलावा केरल सरकार हर साल राजा रवि वर्मा पुरस्कार से लोग कलाकारों को सम्मानित करते हैं। तो भारतीय कला में योगदान देखिए तो लिथोग्राफी के प्रस्तावक, वह भारत में लिथोग्राफी की शुरुआत की समर्थकों में से एक थे। लिथोग्राफी एक सपाट पत्थर और धातु की प्लेट पर चित्र बनाने की कला है। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग हिंदू साहित्य के लोकप्रिय दृश्यों और पात्रों को चित्रित करने के लिए किया था। उन्होंने भारतीय परंपरा और यूरोपीय कला का समेकन किया था। वे कुछ चित्रकारों में कुछ एक थे और उन्होंने यूरोपीय अकादमी की तकनीक के साथ भारतीय परंपरा के साथ सुंदर मिश्रण को पूरा करने में सफलता प्राप्त की थी। वे अपनी त्रुटिहीन तकनीक से भारतीय कला को पूरी तरह से विख्यात करने में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। पौराणिक कथाओं की अंतर्दृष्टि, उन्होंने अपने चित्रों को पौराणिक कथाओं के माध्यम से चित्रित किया। इनमें से उनके द्वारा चित्रित कुछ विख्यात हैं, देख लीजिए दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, इसके अलावा नल व दमयंती का कथा, इसके अलावा भगवान श्री राम के वरुण देव पर विजय। इसके अलावा वे सामान्य जन के कलाकार थे। वे चित्रों की सस्ती प्रतियां जनता को अपनी उपलब्ध करने के लिए बोले जाते थे। इससे उनकी पहुंच और प्रभाव भी और बढ़ सकता है। हिंदू देवी देवताओं का उनका चित्रण निम्न जातियों के बहुत से लोगों द्वारा पुनः पूजा सामग्री बन गया, जिन्हें अक्सर मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया जाता था। संक्षिप्त सुर्खियाँ देखनी है आपको, लेकिन संक्षिप्त सुर्खियाँ अभी हम देखेंगे नहीं, इसको आप बाद में देखिएगा। उसके बाद नीति शास्त्र यानी इथिक्स से जुड़े कुछ टॉपिक्स भी हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में इनको ज़रूर पढ़ना आप।